बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। अल्लाह पाक आप लोगों को ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालतों में रखे। हमने आज बीएससी लेवल से सॉलिड स्टेट वाला चैप्टर स्टार्ट करना है और उससे पहले मैं आप लोगों के साथ पास्ट पेपर के क्वेश्चंस जो है वो शेयर कर देती हूँ, जो कि पीपीएससी के लेक्चरर केमिस्ट्री के पास्ट पेपर्स हैं 17 स्केल के। तो जी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हीटिंग पोलर क्रिस्टल्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। हीटिंग पोलर क्रिस्टल्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड पायरोइलेक्ट्रिसिटी। पायरोइलेक्ट्रिसिटी, ये जो थोड़ा सा क्वेश्चन का कंसेप्ट है ना, ये क्वेश्चन काफ़ी हायर लेवल में से आया हुआ है। मीन के हमारे मैट्रिक और एफएससी और बीएससी लेवल से भी थोड़ा, मीन के हमारे सिलेबस में ये चीज़ इंक्लूड नहीं है, पायरो इलेक्ट्रिसिटी वाला जो कंसेप्ट है, क्योंकि मैंने बुक्स देखी हैं थॉरली और ये आप लोगों को ये वाला टॉपिक मिल जाएगा पियर्सन वाली बुक में। वहाँ पे जो है ना, ये काफ़ी सारी टर्म्स हैं ऐसी जिनको आप लोग अच्छे से मेमोराइज़ कर लें, क्योंकि जो है ना हायर लेवल में से भी आ जाते हैं कभी कभी क्वेश्चंस। वैसे ज़्यादातर तो हमारे एफएससी लेवल तक आते हैं, फिर कुछ बीएससी में से और हायर लेवल में से बहुत कम आते हैं। जैसे आप बाकी क्वेश्चंस देखें, BaCl2 हैज़ डैश नंबर ऑफ कैटाइंस एंड एनाइन इन अ यूनिट सेल। अब यूनिट सेल का कॉन्सेप्ट तो बहुत बेसिक है, एफएससी लेवल में भी है। तो बेरियम क्लोराइड में 4 जो है वो Ba2 पॉजिटिव आइंस होते हैं, कैटाइंस, एंड 8 Cl नेगेटिव आइंस। क्वेश्चन नंबर 3 है एज लेंथ मेजरिंग टेक्निक इन क्रिस्टलोग्राफी इज। क्रिस्टलोग्राफी में एज लेंथ को मेजर करने की टेक्निक का नेम। क्वेश्चन नंबर 4 विच वन हैव सेम ज्योमेट्री। इनमें से जो ऑप्शंस थे उनमें से ये करेक्ट ऑप्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है इनकी सेम ज्योमेट्री होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है द ओनली कंडक्टर हैविंग कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा कंडक्टर है जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है? ग्रेफाइट है। आप लोगों को पता है ग्रेफाइट में जो है वो हमने डिटेल में देखा था एफएससी लेवल पे कि ग्रेफाइट में जो है पैरेलल टू लेयर जो है इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, और अगर हम इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट मतलब इसमें से गुजारते हैं तो ये कंडक्टेंस शो करता है अगर करंट गुजारते हैं, और अगर परपेंडिकुलर टू लेयर्स हम बैटरी को कनेक्ट करें तो फिर जो है कंडक्टेंस कम होती है। इस बारे में भी आप लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, इन अ क्रिस्टल एटम्स आर लोकेटेड एट द पोजीशंस ऑफ। एटम्स जो हैं वो कौन सी पोजीशंस पे प्रेजेंट होते हैं? एटम्स या जो भी पार्टिकल्स होते हैं मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की पोजीशंस पे प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 एक्स रेज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक डैश इन एक्स रे ट्यूब। जब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मेटल टारगेट के ऊपर स्ट्राइक करते हैं, और मेटल टारगेट भी वो जिसका जो है वो मैस काफ़ी ज़्यादा होता है। ये हमने फर्दर भी नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में। लेकिन यहाँ पे भी ये चूँकि रिलेटेड है एक्सरेज से, और एक्सरेज डिफ्रैक्शन वाला टॉपिक हमारा सॉलिड स्टेट में इंक्लूडेड है, तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया था। ये थे जी पास्ट पेपर्स के कुछ क्वेश्चंस। इन क्वेश्चन से आप लोगों को ये आइडिया हो जाएगा कि सॉलिड स्टेट वाले चैप्टर में से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मीन के बीएससी लेवल से हमने सॉलिड स्टेट को देखना है। जी स्टूडेंट्स, ये इल्मी वाली बुक है सनाउल्लाह साहब वाली, जिसमें से हम अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, सॉलिड्स। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप लोग देखें तो इंट्रोडक्शन में हमारे पास वही पुरानी बातें हैं जो हम मैट्रिक और एफएससी लेवल पे देख चुके हैं। सॉलिड्स की जो मेन टाइप्स हैं वो अमॉर्फस सॉलिड्स एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। अमॉर्फस सॉलिड्स जो होते हैं ये शेपलेस होते हैं, इनमें ऑर्डर नहीं होता, रेगुलर ऑर्डर में नहीं होते पार्टिकल्स। और इसके अलावा यहाँ से एग्जाम्पल्स देख लीजिएगा, यही चीज़ मुझे थोड़ी सी डिफरेंट लगी थी। अमॉर्फस सॉलिड्स के एग्जाम्पल में ग्लास, पिच, द पॉलीमर ऑफ हायर मॉलिक्यूलर मैस, और इसके अलावा इनको हम सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं ऑफ हाई विस्कोसिटी। उसके बाद नेक्स्ट है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की डेफिनेशन से भी आप लोग वाकिफ़ हैं कि इसमें पार्टिकल्स जो होते हैं वो वेल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में होते हैं। उनका पैटर्न जो होता है एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है। इसमें हमारे पास मेटल्स आ जाते हैं, और सार्ट्स ऑफ क्रिस्टलाइन इन सार्ट्स आर क्रिस्टलाइन इन नेचर। स्पेस लेटस क्या है? स्पेस लेटस के बारे में भी मैंने आपको बताया था, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम्स, आइंस और मॉलिक्यूल्स ऑफ अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इन 3 डायमेंशन इज कॉल्ड स्पेस लेटिस। मीन के जो भी हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनकी जो रेगुलर अरेंजमेंट से हमारे पास जो एक स्पेसिफिक शेप आ जाती है, इसको हम कहते हैं क्रिस्टल लेटिस। और क्रिस्टल लेटिस जो है वो एक स्मॉलर यूनिट के रिपीटेशन से बनती है। मीन के एक छोटा यूनिट जो है वो आपस में रिपीट होता चला जाए तो हमारे पास पूरा क्रिस्टल लेटिस बन जाता है। जैसे इसमें आप लोग ये यूनिट देखें, स्मॉल यूनिट, तो ये क्यूबिक है, ठीक है। इसी तरह एक और क्यूब इसके साथ कनेक्ट होगा, और इस तरह सेकंड नेक्स्ट जो है इसकी क्यूबिक ग्रोथ हर डायरेक्शन में होती जाएगी, तो ये पूरी एक लेटिस बन जाएगी। वो जो स्मॉलर यूनिट होता है उसको हम यूनिट सेल कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट जी हमारे पास आ जाता है
क्रिस्टल लेटिस को जब हम देखते हैं तो हम ये नोट करते हैं कि ईच लेटिस पॉइंट हैज़ द सेम इन्वायरमेंट एज दैट ऑफ एनी अदर पॉइंट इन द लेटिस। पूरे लेटिस के अंदर जो हर लेटिस पॉइंट होता है, लेटिस पॉइंट मीन कि कोई भी पार्टिकल जो है, एटम है, आयन है या मॉलिक्यूल वगैरह जो भी चीज़ है, उसका सेम इन्वायरमेंट होता है हर तरफ से, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात हम ये देखते हैं लेटिस के अंदर, अ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज़ टू बी रिप्रेजेंटेड बाय लेटिस पॉइंट इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट एंड वेदर इट कंटेन्स अ सिंगल एटम और मोर देन वन एटम्स। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हम जस्ट जो है वो एक पॉइंट से ही शो करते हैं, मतलब जब हम डायग्राम को बना रहे होते हैं तो वहाँ पे जस्ट एक डॉट लगा देते हैं। इस चीज़ को हम लोग नहीं देखते कि वो जो पार्टिकल है वो एटम है या ग्रुप ऑफ एटम्स पे मुश्तमिल है, मीन कि कोई मॉलिक्यूल है, आयन है, जो भी है, हमने जस्ट डॉट से उसे शो करना है। ये सिंपल सी बातें थी। यूनिट सेल क्या होता है? दिस ग्रुप ऑफ लेटेस्ट पॉइंट्स रिपीटेड अगेन एंड अगेन इज़ कॉल्ड यूनिट सेल। वो जो लेटेस्ट पॉइंट का एक ग्रुप होता है और बार बार रिपीट हो रहा होता है पूरे लेटेस्ट के अंदर, उसको हम यूनिट सेल कहते हैं। So unit cell is a three-dimensional group of lattice points which generate the whole lattice by translation or stacking। मतलब कि वही यूनिट सेल की वही बात आ गई कि थ्री डायमेंशनल ग्रुप होता है लेटिस पॉइंट्स का और वो रिपीट होता जाता है और पूरी लेटिस बन जाती है। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में हम देखें तो हमारे पास आ जाता है जी सिंपल यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, और लास्ट में बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल आ जाता है। अगर अब हम इनकी डेफिनेशन के बजाय इनकी नेम पे थोड़ी सी तवज्जो दें तो हमें बहुत अच्छे से समझ आ जाती है कि इनमें क्या डिफरेंस है। सिंपल यूनिट सेल जो है ना स्टूडेंट्स, इसमें पार्टिकल जस्ट कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। अगर आप ये वाली डायग्राम देख लें तो इस डायग्राम में आप लोगों को नज़र आ रहा है कि इसके जहाँ जहाँ पे कॉर्नर्स हैं वहीं पे जो है वो लेटिस पॉइंट्स हैं, मीन के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, और बाकी जो है वो कहीं पे भी प्रेजेंट नहीं है। ये सिंपल यूनिट सेल है। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल वो होता है जिसमें फेसेस पे भी यूनिट सेल प्रेजेंट हों। जैसे कि आप अपने रूम को इमेजिन कर लें जिस कमरे में आप बैठे हैं, ठीक है। इसकी जो दीवारें हैं, सारी चारों दीवारें, इसकी छत और इसके जो फर्श है, ये सारे इसके फेसेस हैं, ठीक है। तो जो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होता है उसमें सारे फेसेस पे, मीन के कमरे की सारी दीवारों के दरमियान में एक एक लेटिस पॉइंट आप लगा दें तो सारे फेसेस पे भी एक एक, मीन के हमारे पास वो आ जाएगा, पार्टिकल आ जाएगा या कॉन्स्टिट्यूएंट आ जाएगा, तो इसको हम कहते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। उसके बाद एंड फेस सेंटर्ड देखें तो आप अपने कमरे के छत और फर्श इन दोनों को देख लें कि ऊपर और नीचे वाले जो फेसेस हैं उन पे जस्ट एक एक पार्टिकल प्रेजेंट है, तो ये होगा एंड फेस सेंटर्ड, मीन एंड वाले जो फेसेस हैं उन पे। और बॉडी सेंटर्ड में आपके पास जो है वो बॉडी के बिल्कुल, रूम के बिल्कुल दरमियान में, ठीक है, रूम के दरमियान में एक पार्टिकल लटका दें तो वो जो है खला के अंदर दरमियान में, ठीक है, तो वो आपके पास जो है वो बॉडी सेंटर्ड जो है वो यूनिट सेल हो जाता है। ये सिंपल सी बातें हैं, इनके रटा लगाने की ज़रूरत नहीं, जस्ट अंडरस्टैंड कर लें। नेक्स्ट है क्रिस्टल सिस्टम क्या होता है? द रिलेशन बिटवीन द वैल्यूज़ ऑफ द एंगल्स एंड बिटवीन द लेंथ्स ऑफ द एक्सिस गिव अस 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स। अच्छा, हम देखते हैं कि एक यूनिट सेल जो होता है ना उसमें 6 पैरामीटर्स ऐसे होते हैं जो कि एक यूनिट सेल को दूसरे यूनिट सेल से डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। वो 6 पैरामीटर्स जो हैं मैंने एफएससी लेवल पे भी आपको बताया था कि उनको हम क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। वो जो क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स हैं या यूनिट सेल डायमेंशंस का वर्ड भी यूज़ किया जाता है उनके लिए, वो आपके पास 3 यूनिट सेल लेंथ्स होती हैं, ए, बी एंड सी, और इसके अलावा जो है वो 3 एंगल्स होते हैं उनके दरमियान। तो यहाँ पर मैं आपको क्यूबिक यूनिट सेल को अगर ड्रा करके भी बता दूँ ना तो थोड़ा अच्छे से आप लोगों को समझ आ जाएगा। लेट्स सपोज कि हमारे पास जी यहाँ पे ये एक क्यूबिक यूनिट सेल है और इसके अंदर अगर हम ये वाली लेंथ ले लें तो इस लेंथ को आप कह लें जी ए, और ये बी है और ये सी, ये 3 लेंथ्स आ गई, और इनके दरमियान जो 3 एंगल्स हैं यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे, ये जो 3 एंगल्स होंगे, ए के सामने वाला अल्फ़ा होगा, बी के सामने वाला बीटा एंगल होगा और सी के सामने वाला गामा एंगल होगा। ये 3 एंगल्स अल्फ़ा बीटा गामा और 3 लेंथ्स ए बी सी, इनको हम कहते हैं क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स। इन क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स की बेस पे जो है हम लोग फिर यूनिट सेल्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमने डेफिनेशन पढ़ी क्रिस्टल सिस्टम की, द रिलेशन बिटवीन द वैल्यूज़ ऑफ द एंगल्स एंड बिटवीन द लेंथ्स ऑफ द एक्सिस गिव अस 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। यही इन्हीं एंगल्स और लेंथ्स का जो रिलेशनशिप है उसी से हमें 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम मिलता है। वो क्रिस्टल सिस्टम क्या हैं? वो आपके पास जी क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल एंड रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल भी जिसको हम कहते हैं, ये 7 क्रिस्टल सिस्टम है। इनको आप लोग सीक्वेंस में याद रखें। बेसिकली इसमें आप लोगों ने याद क्या बातें रखनी हैं? इन्हीं सेल्स की ब्रेविस लैटिसेस को याद रखना है, यूनिट सेल करैक्टरिस्टिक्स को याद रखना है, मीन के लेंथ्स को याद रखना है, एंगल्स को लाजमी याद रखना है और लेंथ्स को, और इसके बाद आपने इनकी एग्जांपल्स याद रखनी है, ठीक है।
और कैरेक्टरिस्टिक सिमेट्री ऑफ एलिमेंट्स भी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें एमसीक्यूज़ के लिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आप सीक्वेंस में याद कर लें। आप देखें क्यूबिक का सी, टेट्रागोनल का टी और ऑर्थोरोम्बिक का ओ और मोनोक्लिनिक का एम। सी और फिर टॉम, सी अलहदा और टॉम ये टी ओ एम टॉम। तो ये आपके पास मोनोक्लिनिक तक सीक्वेंस आ जाएगा। सी टॉम और टी एच आर जो है इसको आप याद कर लें देयर। वैसे तो देयर के स्पेलिंग होते हैं ना टी एच ई आर ई देयर, तो इसमें से आप टी एच और आर को ले लें तो ये आपके पास देयर बन जाएगा। तो सी टॉम देयर जो है इस तरह आप याद रखें, ये आपके पास सीक्वेंस आ जाएगा। उसके बाद ब्रेविस लैटिसेस में आप लोगों ने ये थोड़ा सा रट्टा लगा लेने कि ब्रेविस लैटिसेस क्या है। ब्रेविस जो थे वो एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने क्रिस्टल्स को डिटेल में स्टडी किया था और उन्होंने ये देखा था कि जो एक यूनिट ये सेल होते हैं इनके, जैसे हम क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें, वो जो यूनिट सेल है जस्ट एक शेप में नहीं पाया जाता, उसकी फिर फर्दर जो है ना थोड़ी सी कैटेगराइज कर दिया ब्रेविस ने उसे कि क्यूबिक सेल जो है वो सिंपल भी हो सकता है, मीन के सिंपल वो जिसके जस्ट कॉर्नर्स के ऊपर एटम्स प्रेजेंट हों, वो बॉडी सेंटर्स भी हो सकता है और वो फेस सेंटर्ड भी हो सकता है। मीन के क्यूबिक के फर्दर जो है वो 3 टाइप ऑफ यूनिट सेल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू ब्रेविस लैटिसेस, ठीक है। और ब्रेविस जो साइंटिस्ट थे उनके अकॉर्डिंग उन्होंने जो अपना लैटिस का कंसेप्ट दिया था। टेट्रागोनल में 2 तरह के सेल्स होते हैं यूनिट सेल्स, सिंपल एंड बॉडी सेंटर। ऑर्थोरोम्बिक के 4 होते हैं, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। उसके बाद मोनोक्लिनिक में 2 होते हैं, सिंपल एंड एंड सेंटर्ड। और ट्राईक्लिनिक हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल जो है इनमें जस्ट सिंपल होता है। यहाँ तक याद करने के बाद उसके बाद आप देखें जी हमारे पास जो क्यूबिक है, क्यूबिक फर्स्ट वाला और बिल्कुल लास्ट वाला जो रोम्बोहेड्रल है या ट्राइगोनल जिसे हम कह रहे हैं, इन दोनों में सेम जो है वो लेंथ है, जो एज लेंथ है वो सेम है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, और लास्ट वाले की भी ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। उसके बाद सेकंड वाला देखें टेट्रागोनल और फिर सेकंड लास्ट वाला जो आपके पास है हेक्सागोनल, इन दोनों में जो लेंथ है ए इज इक्वल टू बी, बी नॉट इक्वल टू सी, ठीक है। इसमें इन दोनों में ये इस तरह से आ जाता है, ये सेकंड और सेकंड लास्ट को हमने कर लिया। उसके बाद ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक और जो है ट्राइक्लिनिक, इन तीनों में जो लेंथ्स हैं वो इक्वल नहीं हैं, ए नॉट इक्वल टू बी, बी नॉट इक्वल टू सी, तीनों में, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको याद हो जाएगा। तो ये सारा 7 सिस्टम जो है इस तरह इनकी लेंथ्स तो आपको याद हो जाएंगी। फिर हम बात करते हैं एंगल्स की। एंगल्स की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट जो 3 हैं, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक तीनों में जो है वो ऐसे ही आ रहे हैं मीन के जो हमारे पास एंगल्स हैं, ठीक है। और ये आपके पास ये वाला और ये वाला मीन के क्यूबिक, टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक का सेम है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखें मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक को थोड़ा सा आप इस तरह से याद कर लें कि मोनोक्लिनिक के ये जो एम है, मोनोक्लिनिक का फर्स्ट एम, इसको थोड़ा सा आप रोटेट करें तो ये इस तरह से कुछ बन जाएगा, ठीक है। लाइन खुद से लगा लें तो वो बीटा टाइप बन जाएगा। तो मीन के आप याद रखें कि इसमें जो एंगल बीटा है वो इक्वल नहीं है और बाकी अल्फा और गैमा जो है वो इक्वल हैं। अल्फा इज इक्वल टू गैमा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड बीटा इज़ नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये यहाँ तक ऐसे याद हो जाएगा। उसके बाद ट्राइक्लिनिक की बात करें तो ट्राइक्लिनिक में तीनों जो एंगल्स हैं वो इक्वल नहीं हैं और 90 के भी इक्वल नहीं है, आपस में भी इक्वल नहीं है, 90 के इक्वल भी नहीं है। और लास्ट सेकंड लास्ट में हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड गैमा इज इक्वल टू 120 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट है हेक्सागोनल वाला, क्योंकि इसमें हमारे पास बहुत फेमस एग्जांपल आ रही हैं आइस की, ग्रेफाइट की, और ये आइस और ग्रेफाइट वाली स्पेसिफिकली, ठीक है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है एमसीक्यूज वगैरह में, तो इसको स्पेसिफिकली याद रखें कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड गैमा इज इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है। मीन गैमा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। रोम्बोहेड्रल या ट्राइक्लिनिक में देखें तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। मीन तीनों एंगल जो हैं वो राइट एंगल नहीं हैं। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक सिमेट्री एलिमेंट्स की बात करें तो जो क्यूबिक है ये क्यूबिक जो है वो 3 फोल्ड रोटेशन एक्सिस शो करता है, 4 3 फोल्ड रोटेशन एक्सिस अलॉन्ग क्यूबिक डायगोनल्स, ठीक है। इसमें फर्दर जो है ना आगे ये कैरेक्टरिस्टिक सिमेट्री एलिमेंट्स को हम फर्दर आगे डिटेल में देखेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। और नेक्स्ट जो टेट्रागोनल है इसमें 1 4 फोल्ड रोटेशन एक्सिस है। ऑर्थोरोम्बिक में 3 म्यूचुअल, ऑर्थोगोनल 2 फोल्ड रोटेशन एक्सिस हैं। मोनोक्लिनिक में 1 2 फोल्ड रोटेशन एक्सिस, ट्राइक्लिनिक में कोई नहीं होता, और हेक्सागोनल में 1 3 फोल्ड रोटेशन एक्सिस, और रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल में हमारे पास 1 3 फोल्ड रोटेशन एक्सिस है। उसके बाद एग्जांपल्स देख लें तो क्यूबिक की आपके पास एग्जांपल सोडियम क्लोराइड बहुत फेमस एग्जांपल है, यहाँ से डायमंड भी देख लें। बल्कि ये सारी एग्जांपल भी अगर आपको रटा लगा हुआ होना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यूज़ में कहीं से भी आ सकता है क्वेश्चन और हम कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि पीपीएससी में कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हमें सब कुछ बहुत अच्छे से याद करना होता है। और
जो है ना, यहाँ से अगर आप लोग ये सारी याद कर लें तो बेस्ट है। और वैसे जो फेमस है NaCl एंड डायमंड, तो ये तो आपको पता होना चाहिए। गोल्ड भी जो है ये याद रह ही जाएगा आप लोगों को। नेक्स्ट देखें जी, टेट्रागोनल में हमारे पास 4-5 एग्जांपल्स हैं, ये भी याद रखें। और इसमें ऑर्थोरोम्बिक में रोम्बिक सल्फ़र, ये ज़्यादा जो है अच्छे से याद रखिएगा। बेरियम सल्फेट वगैरह बाकी भी याद रखें, लेकिन कुछ जो प्रोमिनेंट चीज़ें होती हैं ना उनको लाजमी याद कर लिया करें। मोनोक्लिनिक में हमारे पास मोनोक्लिनिक सल्फ़र आ जाता है, और बाकी कुछ और एग्जांपल्स भी हैं। उसके बाद ये ट्राईक्लिनिक में हमारे पास कॉपर सल्फेट, और बाकी जो है ये दोनों भी याद रख लें। हेक्सागोनल में आपके पास आइस और ग्रेफाइट का मैंने पहले बता दिया, जिंक, कैडमियम और मैग्नीशियम, और ये मर्क्यूरी सल्फाइड जो है ये भी याद रख लें। उसके बाद रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल में हमारे पास सोडियम नाइट्रेट, बिस्मथ वगैरह ये सारी भी याद रखें। उसके बाद जी नेक्स्ट हम देखें तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ब्रेविस लैटिसेस। ब्रेविस का कॉन्सेप्ट देखें, उन्होंने क्या बताया था हमें क्रिस्टल्स के बारे में। 1848 में ब्रेविस जो थे, ब्रेविस डिड द डिटेल्ड स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल्स एंड सेड दैट द पॉइंट्स और पार्टिकल्स में बी प्रेजेंट not at the corners of the unit cell but at the centers of the faces within the body of the unit cell, and this thing gives rise to the different type of lattices corresponding to 7 crystallographic systems। ठीक है, उन्होंने ये कहा था कि कॉर्नर्स के साथ साथ फेसेस पे और बॉडी के सेंटर में भी, यूनिट सेल के सेंटर में भी जो है वो पार्टिकल्स पाए जा सकते हैं। देयर आर 14 टाइप ऑफ लैटिसेस विच आर कॉल्ड ब्रेविस लैटिसेस। 14 टाइप ऑफ लैटिसेस हैं जिनको ब्रेविस लैटिसेस कहते हैं। यहाँ पे अब जो ऊपर हमने टेबल देखा था, शो दैट 4 क्रिस्टल सिस्टम्स हैव मोर देन 1 ब्रेविस लैटिसेस। हमने टेबल में देखा था कि 4 क्रिस्टल सिस्टम ऐसे थे जिनकी एक से ज़्यादा ब्रेविस लैटिसेस थी। कौन से 4? जो पहले 4 हैं, ठीक है, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, इन चारों की एक से ज़्यादा जो है वो ब्रेविस लैटिसेस हैं। 3, 2, 4, 2 ये हैं, ठीक है। और लास्ट वाले जो 3 हैं उनकी जस्ट 1 ब्रेविस लैटिसेस हैं। ये 1 जस्ट सिंपल वाली जो हैं वो ब्रेविस लैटिसेस हैं। उसके बाद जी नेक्स्ट देखें, ये टेबल हमें ये बताता है। उसके बाद जी मोर देन 1 ब्रेविस लैटिसेस वाइल 3 क्रिस्टल सिस्टम्स हैव ओनली 1 ब्रेविस लैटिस। यहाँ तक याद करें। यहाँ पे आपको वही क्यूबिक के तीनों बताए हुए हैं। फेस वाला सिंपल वाला पहले बताया, फिर फेस सेंटर्ड, फिर बॉडी सेंटर, और इनका डिफरेंस मैंने आपको पहले बता दिया। टेट्रागोनल जो सेकंड वाला है हमारे पास यूनिट सेल, उसमें आपके पास सिंपल एंड बॉडी सेंटर्ड 2 होते हैं। और जो हमारे पास ऑर्थोरोम्बिक है उसमें टोटल 4 हैं, सिंपल, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड। नेक्स्ट हमारे पास था मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में 2 हैं, सिंपल एंड सेंटर्ड। और नेक्स्ट था जी ट्राईक्लिनिक में, हेक्सागोनल में और रोम्बोहेड्रल में एक है, सिंपल हैं तीनों के, ठीक है। ये ब्रेविस की यहाँ पे आप तस्वीर भी देख सकते हैं, और इनकी डिटेल बताई हुई है। फील्ड थी इनकी क्रिस्टलोग्राफी, और ये फ्रांस से बिलोंग करते थे। ये इतनी डिटेल इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट आ जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में बी रिप्रेजेंटेड बाय स्फीयर्स विच बिहेव लाइक हार्ड स्फेरिकल बॉल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल हैं उनको हम स्फीयर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, स्फेरिकल बॉल्स की फॉर्म में उनको हम अज्यूम करते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ स्फीयर्स विच आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद the number of spheres which are in direct contact with a particular sphere is called coordination number of the ionic solids। मीन के आयनिक सॉलिड के अंदर एक जो स्फेयर है, मीन के एक जो पार्टिकल है उसके साथ कितने स्फेयर्स टच कर रहे हैं उसको, ठीक है, वही जो उसके टचिंग स्फेयर्स हैं वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। जैसे आप रेड वाला आप स्फेयर देखें, रेड वाला एक पार्टिकल है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है आपको नज़र आ रहा है कि ब्लू वाले जो है वो 4 स्फेयर उसको टच करें तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। इसके बाद यहाँ पे मैं एक और रेड बना दूँ यहाँ इस साइड पे। अगर आपसे कोई पूछे कि ब्लू वाला जो स्फेयर है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो उसको डायरेक्टली जो है वो 2 रेड स्फेयर्स टच कर रहे हैं तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 2, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द पर्टिकुलर आइंस इन द नंबर ऑफ द ऑपोजिटली चार्ज आइंस सराउंडिंग दैट पर्टिकुलर आइन। मीन के एक पॉजिटिव आइन को कितने नेगेटिव आइंस ने सराउंड किया हुआ है और एक नेगेटिव आइन को कितने पॉजिटिव आइंस ने सराउंड किया हुआ है, वही अपोजिटली चार्ज आइन जो सराउंड करके रखते हैं उसी को हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। अब यहाँ पे ये वाली एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। सोडियम क्लोराइड के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर सोडियम का भी 6 है और क्लोराइड आइन का भी 6 है, और सीजियम क्लोराइड के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का 8 है। जिंक ZnS और CuCl और HgS तीनों में कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 4 है, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ द नंबर ऑफ द पार्टिकल्स इन अ यूनिट सेल। एक यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स को अगर हमने कैलकुलेट करना है तो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल सा ये फार्मूला याद रख लें, N = NC/8 + NF/2 + NI। अच्छा, n क्या है? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, मीन टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं जो कि हमने कैलकुलेट करने एक यूनिट सेल के अंदर। NC क्या है? NC है जी स्टूडेंट्स हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ पॉइंट्स कह लें आप जो कि कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हैं। C स्टैंड फॉर कॉर्नर्स। NF
एफ स्टैंड फॉर फेसेस, मीन के नंबर ऑफ पॉइंट्स और नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो कि फेसेस पे प्रेजेंट है। एन आई जो इंटीरियर में प्रेजेंट है, मीन के पूरे यूनिट सेल के जो सेंटर में एक प्रेजेंट है पार्टिकल, तो वो एन आई से रिप्रेजेंट करेंगे। अब एन सी का हमने बटे में 8 क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास टोटल जो कॉर्नर्स होते हैं एक क्यूबिक सिस्टम को आप देख लें तो 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो इस वजह से ओवर 8 कर दिया। एन एफ ओवर 2 क्यों किया हमने, क्योंकि टोटल जो हमारे पास एक फेस जो होता है, सॉरी जो हमने 8 लिखा है ना, मीन के एक कॉर्नर जो है वो टोटल 8 यूनिट सेल्स उसको कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। 8 यूनिट सेल में एक कॉर्नर जो होता है, जैसे आप इमेजिन करें कि आप एक रूम में बैठे हैं, उस रूम के साथ भी एक रूम है और फिर उनके साथ 2 और रूम है, मीन के 4 रूम हैं जो कि आपस में बिल्कुल इकट्ठे हैं। ठीक है, यहाँ पे वैसे तो 3 डायमेंशनल शेप है, मैं थोड़ी सी बनाने की कोशिश करती हूँ कि एक रूम ये वाला, एक रूम इसके साथ वाला, फिर एक रूम ये वाला और एक रूम ये वाला। अब यहाँ पे आप ये सोचें कि ये वाला जो कॉर्नर है इस पे एक जो है वो पॉइंट प्रेजेंट है, मीन कि एक हमारे पास जो है वो पार्टिकल प्रेजेंट है। अब इन चारों रूम्स के ऊपर भी 4 रूम्स हैं और बिल्कुल एग्जैक्टली ऊपर है इनके। तो अब आप सोचें कि ये जो एक पार्टिकल है ये कितने यूनिट सेल्स के अंदर आ रहा है। 4 जो हैं, 4 वो यूनिट सेल जो नीचे हैं, मीन 4 कमरे जो नीचे हैं और 4 कमरे जो ऊपर हैं, तो 8 कमरों में आ रहा है ना। तो ये अगर हम कहें कि एक कमरे में इसका कितना शेयर होगा, टोटल ये 8 में आ रहा है, तो अगर हम इसको काट दें इस पार्टिकल को, तो कितने हिस्से करने पड़ेंगे, इसके 8 हिस्से करने पड़ेंगे, मीन के 8 कमरों में आ रहा है, तो 1/8 पार्ट जो है इसका वो एक यूनिट सेल में आ रहा है, तो इसी वजह से हमने यहाँ पे 8 से डिवाइड किया। अब आप ये सोचें कि आपके सामने जो रूम की दीवार है, तो ये दीवार जो है वो कितने रूम्स में जो है वो कॉमन है, 2 रूम्स में ही कॉमन होगी ना। एक फेस जो है वो 2 रूम्स में ही कॉमन होगा, मीन के एक यूनिट सेल का जो एक फेस होता है ना, वो 2 यूनिट सेल्स में ही कॉमन होता है, तो मीन के हम बाय 2 कर देंगे, एन एफ फेसेस वाले को 2 से डिवाइड कर देंगे। और इंटीरियर वाले में तो कोई भी किसी और यूनिट सेल में शेयर नहीं हो रहा होता इंटीरियर वाला पार्टिकल, तो इसलिए उसके हमने बटे में कुछ नहीं लिखा। ये फार्मूला याद कर लें, इस फार्मूले में आप वैल्यूज़ पुट करते जाएँ, आपको जो है वो अच्छे से पता चल जाए कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने हैं किसमें जी, यहाँ पे सिंपल सी बातें बताई हुई हैं, इनको आप लोग पढ़ लीजिएगा, जो मैंने वैसे ही बता दिया है वही सारी बातें यहाँ पे। जस्ट फार्मूला याद कर लें, क्योंकि हमने एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से करना होता है, तो आप जस्ट फार्मूला याद कर लें, आपको इतनी ज़्यादा डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसमें फार्मूला आपको मैंने पहले बता दिया, ये याद रखें, और फिर आगे जब हम कैलकुलेशन करेंगे ना, तो वहाँ पे ज़रा ध्यान से करना है आपने। जैसे अब यहाँ पे है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल, एक यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स को हमने कैलकुलेट करना है। तो सिंपल क्यूबिक सेल में हम देखें तो टोटल सिंपल है ना, सिंपल को हम एक और नेम भी देते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहते हैं सिंपल को। ठीक है, प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल यूनिट सेल जो है उसमें जस्ट कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं एटम्स, तो कॉर्नर्स वाले ही हमने 8 लिखने हैं यहाँ पे। ये फार्मूले के अंदर मैंने वैल्यू पुट किया 8/8 प्लस फेसेस पे 0 हैं और उसमें इंटीरियर में भी 0 है, तो 0 0 हो जाएगा। 8/8, 8 को 8 से आप कट करेंगे तो आपके पास 1 आंसर आ जाएगा। मीन के जो सिंपल यूनिट सेल होता है उसमें कितने पार्टिकल्स होते हैं, 1 होते हैं, मीन के 1 एटम होगा। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक जो है इसमें कितने होंगे, n = 8/8 प्लस 0 प्लस 1। मीन के कॉर्नर्स पे तो सारे हैं, और बॉडी सेंटर है तो बॉडी के सेंटर मीन इंटीरियर में होगा, तो यहाँ से 1 और यहाँ से 1, ये 1 + 1 = 2, इसमें 2 होंगे। नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट हमारे पास है फेस सेंटर्ड क्यूबिक में n = NC/8, फार्मूला वही वाले लिखा, इसमें आपने वैल्यू पुट की, वैल्यू पुट करेंगे तो 8/8 एंड 6/2 प्लस 0, तो ये आपके पास 4 आंसर आएगा। किस केस में, फेस सेंटर्ड क्यूबिक में। फेस सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर आपके पास आंसर आ जाता है 4। कैलकुलेशन ऑफ फार्मूला यूनिट इन अ यूनिट सेल, यूनिट सेल में फार्मूला यूनिट कैलकुलेट करने के लिए आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना होता है, ρ = G × M डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर × V। अब इसमें ρ जो है वो डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल है, G जो है नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स पर यूनिट सेल है, V वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, फार्मूला मैस है कैपिटल M, एंड Na इज़ एवोगैड्रोस नंबर। यहाँ पे एग्जांपल है, अगर आप करना चाहें तो कर लें, वैसे ये इतनी ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगी, क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा है और इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जो है वो कभी देखा नहीं गया। ठीक है, और स्ट्रक्चर ऑफ NaCl देखें तो NaCl के स्ट्रक्चर में आप जस्ट इसकी शेप याद रखें। इसका जो यूनिट सेल होता है वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक लेटिस इसकी बनती है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता है इसका। इसमें Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आइंस होते हैं, उनका ऑक्सीडेशन नंबर 1 1 होता है, Na+1 और Cl -1 होता है। ठीक है, और इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 6 होता है दोनों का, ये पीछे भी हमने देख लिया था जी। सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर देखें तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है इसका, और इसमें क्लोराइड आइन -1 और सीजियम आइन जो है वो +1 के ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें से कोई भी ख़ास चीज़ नहीं है याद करने वाली। कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो 8 होता है। ठीक है, और नंबर ऑफ़ सीजियम क्लोराइड जो हैं पर यूनिट सेल 1 होते हैं।
इसके अलावा CSBr एंड THCl इन दोनों का स्ट्रक्चर भी सेम यही होता है, ठीक है। यहाँ से ये एग्जांपल भी याद रख लें। स्ट्रक्चर ऑफ जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है इसका, और इसमें जिंक और सल्फ़र दोनों की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 एंड -2 है रिस्पेक्टिवली। और इसके अलावा कॉपर क्लोराइड CuCl एंड HgS इनका भी सेम यही स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड। कैल्शियम फ्लोराइड का सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, टेट्राहेड्रल जो है इसकी शेप होती है। इसमें फ्लोरीन जो है वो -1 के ऑक्सीडेशन स्टेट में, और कैल्शियम जो है वो Ca+2 की ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन क्रिस्टल लेट्स। क्रिस्टल लेट्स के ऊपर टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। टेम्परेचर और प्रेशर के चेंज करने से कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हो जाता है क्रिस्टल्स का, ठीक है। अमीन के जो हमारे पास आइंस होते हैं क्रिस्टल्स के अंदर। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट सब्सटेंसेस अंडरगो चेंजेस इन देयर स्ट्रक्चर व्हेन टेम्परेचर एंड प्रेशर आर चेंज। टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करते हैं तो उनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। इसकी वजह यही होती है कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो आइंस का है वो चेंज हो जाता है। व्हेन द प्रेशर इज इंक्रीज, जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे देन इट विल फेवर ग्रेटर कोऑर्डिनेशन नंबर। तो जाहिर सी बात है जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोज हो जाएंगे एक दूसरे के प्रेशर के इंक्रीज करने से, तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाता है। हाई टेम्परेचर फेवर लोअर कोऑर्डिनेशन नंबर। हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो जो पार्टिकल्स हैं वो उनकी जो मोशन है, मीन की जो भी वाइब्रेटरी मोशन है या जो भी मोशन है वो फास्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो जाएगा, पार्टिकल थोड़े से एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ NaCl हाई प्रेशर कन्वर्टेड इनटू बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर लाइक दैट ऑफ सीजियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को हाई प्रेशर अप्लाई करके हम सीजियम क्लोराइड वाली शेप में चेंज कर सकते हैं, मीन के बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में चेंज कर सकते हैं। और कोऑर्डिनेशन नंबर भी जाहिर सी बात है फिर चेंज हो जाएगा, 6 से 8 हो जाएगा। पहले 6 होता है सोडियम और क्लोराइड आयन का, और अब जो है इस केस में 8 हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड इफ सीजियम क्लोराइड इज हीटेड टू 760 केल्विन, अगर हम सीजियम क्लोराइड को हीट करते हैं देन इट इज़ कन्वर्टेड टू NaCl स्ट्रक्चर हुज कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, तो वो चेंज हो जाएगा NaCl के स्ट्रक्चर में, और वहाँ पे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हो जाएगा, 6 हो जाएगा। नेक्स्ट जी हमारे पास है फंडामेंटल लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। क्रिस्टलोग्राफी के फंडामेंटल लॉज हम देखें तो क्रिस्टलोग्राफी क्या है, ये साइंस की वो ब्रांच होती है जिसमें हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री, प्रॉपर्टीज़ एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस। किसी भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस के जो क्रिस्टल्स हैं उनकी ज्योमेट्री को, उनकी प्रॉपर्टीज़ को, उनके स्ट्रक्चर को स्टडी करने को क्रिस्टलोग्राफी कहते हैं। और 3 फंडामेंटल लॉज हैं क्रिस्टलोग्राफी के जो हमने याद रखने हैं। फर्स्ट है जी लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल्स, दूसरा है लॉ ऑफ सिमेट्री, और तीसरा है लॉ ऑफ रेशनैलिटी ऑफ इंडाइसिस, ठीक है। तीनों लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल्स हमें क्या कहते हैं। अच्छा, हमने FSC लेवल पे हम पढ़ेंगे ना, जब सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर का सेकंड चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम जो वो क्रिस्टलाइजेशन वाला टॉपिक पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम ये पढ़ते हैं कि जो क्रिस्टल्स बनाते हैं, हम किसी भी सब्सटेंस के क्रिस्टल्स बनाते हैं, अगर तो हमने स्लो कूलिंग करनी हो या फास्ट कूलिंग करनी हो तो उससे जो है क्रिस्टल्स की शेप भी चेंज हो जाती है। स्लो कूलिंग से हमारे पास बिगर साइज़ के क्रिस्टल्स बनते हैं, और वहाँ पे जो है क्रिस्टल की शेप भी थोड़ी बहुत चेंज होती है, तो साइज़ भी चेंज होता है, शेप भी चेंज होती है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल्स हमें ये कहता है कि कोई हमारे पास पर्टिकुलर सब्सटेंस हो और हमने उसके क्रिस्टल्स बनाने हैं, अगर हम कंडीशंस चेंज करेंगे तो उसकी क्रिस्टल्स की शेप तो चेंज होगी, ठीक है, मीन कि उसका साइज़ तो चेंज होगा, लेकिन वहाँ पे जो इंटरफेशियल एंगल्स होंगे वो सेम रहेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा रीड करें, आपको अच्छे से समझ आएगा। द क्रिस्टल्स आर प्रिपेयर्ड बाय कूलिंग अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस। एक सब्सटेंस के सॉल्यूशन को जब हम कूल करते हैं तो वहाँ से हमें क्रिस्टल्स मिलते हैं, और बाय कूलिंग द मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट, या फिर मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट की कूलिंग से हम क्रिस्टल्स बनाते हैं। द साइज ऑफ द क्रिस्टल डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ कूलिंग। रेट ऑफ कूलिंग पे डिपेंड करता है साइज। द साइज आल्सो डिपेंड अपॉन द कंडीशंस अंडर विच द क्रिस्टलाइजेशन टेक प्लेस। इसके अलावा साइज उन कंडीशन पे भी डिपेंड करता है जहाँ पे हम क्रिस्टलाइजेशन कर रहे होते हैं। हाउएवर इन स्पाइट ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप्स ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस, एक सब्सटेंस की डिफरेंट साइज एंड शेप्स हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। इट इज़ ऑब्जर्व दैट द एंगल बिटवीन द corresponding faces which are called interfacial angles of the crystals of a particular substance are always the same। वो जो डिफरेंट फेसेस के दरमियान जो एंगल्स होते हैं जिनको हम इंटरफेशियल एंगल्स कहते हैं वो सेम रहते हैं। द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ द इंटरफेशियल एंगल इज़ कॉल्ड गोनियोमीटर, और जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं इंटरफेशियल एंगल्स को मेजर करने के लिए उसको गोनियोमीटर कहते हैं। सेकंड है जी हमारे पास लॉ ऑफ सिमेट्री। द इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन द यूनिट सेल। यूनिट सेल हमें जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में। एनी हाउ देयर एग्जिस्ट सम सिमेट्री इन द यूनिट सेल। यूनिट सेल में कुछ सिमेट्री भी पाई जाती है विच हेल्प अस इन रीचिंग द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, और उस सिमेट्री से हमें मजीद जो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। सो वी शुड हैव अ नॉलेज ऑफ सिमेट्री ऑपरेशंस विच विल
थ्रो सम लाइट ऑन द अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स इन द यूनिट सेल। अगर हमें सिमेट्री ऑपरेशन का नॉलेज होगा तो हमें एटम्स की अरेंजमेंट समझ आएगी यूनिट सेल में, एंड सो गिव अस द कंप्लीट पिक्चर ऑफ द क्रिस्टल, और पूरी हमें पिक्चर समझ आ जाएगी क्रिस्टल की। ठीक है, सिमेट्री ऑपरेशन पहले क्या है, सिमेट्री क्या है, सिमेट्री के बारे में हम थोड़ा सा एफएससी लेवल पे भी हमने पढ़ा था। मीन के एक क्रिस्टल को जब हम रोटेट करते हैं डिफरेंट एंगल्स पे तो उसकी सेम शेप आ जाए तो उसे हम सिमेट्री कहते हैं। मीन के वही सिमिलर हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाए रिपीट उसको रोटेट करने से या उस पर डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई करने से, अगर क्रिस्टल की सेम अपीयरेंस आ रही है तो हम कहते हैं कि इस क्रिस्टल में सिमेट्री है। अब सिमेट्री ऑपरेशन क्या होते हैं, सिमेट्री ऑपरेशन इज दैट ऑपरेशन विच ब्रिंग्स द क्रिस्टल इनटू आइडेंटिकल पोजीशन एंड इज इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम सम अदर पोजीशंस। या फिर हम कह सकते हैं कि एन ऑपरेशन परफॉर्म्ड अराउंड अ क्रिस्टल प्लेन, और यहाँ पे जो है ना थोड़ा ब्लर है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अच्छा जी, सिमेट्री ऑपरेशंस को हम किस तरह डिफाइन करेंगे, एन ऑपरेशन परफॉर्म्ड अराउंड अ लाइन, प्लेन और अ पॉइंट ऑन अ बॉडी सच दैट इट ब्रिंग्स सेम अपीयरेंस ऑफ द बॉडी। मीन के एक सिमेट्री ऑपरेशन ऐसा ऑपरेशन होता है, कोई लाइन हो सकती है, कोई प्लेन हो सकती है, कोई पॉइंट हो सकता है, कि जो हम किसी बॉडी पे परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास सेम अपीयरेंस आ जाए उस बॉडी की। रोटेशन हो सकती है, रिफ्लेक्शन हो सकती है, इन्वर्जन वगैरह हो सकती है। मीन कि हम किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट से, किसी स्पेसिफिक लाइन से या किसी स्पेसिफिक प्लेन से अगर रोटेशन करवा दें किसी मॉलिक्यूल की, या रिफ्लेक्शन कर दें या इन्वर्जन कर दें, तो हमारे पास अगर सेम अपीयरेंस आ जाती है ना तो उसको हम सिमेट्री ऑपरेशन कहेंगे। ठीक है, सिमेट्री ऑपरेशन की 3 टाइप्स हैं, एक सेंटर ऑफ सिमेट्री है, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और थर्ड जो है वो रोटेशन एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, बल्कि 5 हैं। फोर्थ है हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन, और फिफ्थ है इन्वर्जन एक्सिस। ठीक है, इनको हम वन बाय वन अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, सिमेट्री एलिमेंट्स क्या होते हैं, सिमेट्री एलिमेंट्स ये थोड़ी सी और एक टर्म है, इसको याद रख लें। सिमेट्री एलिमेंट्स जो हैं कोई प्लेन हो सकती है, लाइन हो सकती है, पॉइंट हो सकता है, विद रिस्पेक्ट टू विच सिमेट्री ऑपरेशन कैन बी कैरिड आउट। सिमेट्री एलिमेंट्स प्लेन, लाइन या पॉइंट हो सकते हैं जिनके रिस्पेक्ट से हम कोई सिमेट्री ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, इनको हम सिमेट्री एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जी फर्स्ट हमारे पास है सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री इज एन इमेजिनरी पॉइंट विद इन द क्रिस्टल सच दैट एनी लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट इंटरसेक्ट द ऑपोजिट फेस ऑफ क्रिस्टल एट इक्वल डिस्टेंस। एक इमेजिनरी पॉइंट होता है, ठीक है, अगर उस पॉइंट से, जैसे इस केस में हम देखें, इस पॉइंट से हम अगर एक इमेजिनरी लाइन जो है वो ड्रा करें तो उस मॉलिक्यूल के ये ऑपोजिट फेसेस को जो है ये लाइन मिलाएगी और वो इक्वल डिस्टेंस पे होंगे इस पॉइंट से। ठीक है, इस पॉइंट से यहाँ से भी डिस्टेंस और यहाँ से भी डिस्टेंस जो है वो इक्वल होगा, और इसको जो है हम कहते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री को हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, और इसमें जो मॉलिक्यूल है, जब हम सेंटर ऑफ सिमेट्री वाला ऑपरेशन इस पर अप्लाई करते हैं तो हमारे पास मॉलिक्यूल दोबारा अपने जैसे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। मीन कि 100% सेम अपीयरेंस आ जाएगी। जैसे हम यहाँ पे इस केस में देखें, इथीन के केस में हम देखें तो इसको आप रोटेट कर दें, यहाँ से कम्प्लीटली 360 डिग्री के एंगल से रोटेट कर दें तो आपके पास दोबारा इथीन ही आ जाएगा। बेंजीन के केस में भी आप देखें तो कुछ ऐसा ही होगा। उसके बाद जी नेक्स्ट हम देखें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। प्लेन ऑफ सिमेट्री इज एन इमेजिनरी प्लेन which divides the body of the crystal into 2 halves in such a way that each half is exactly the mirror image of the other। इसमें हमारे पास एक इमेजिनरी प्लेन होती है जो कि एक बॉडी को, क्रिस्टल की बॉडी को 2 हाफ्स में जो है वो 2 हाफ्स में कन्वर्ट कर देगी, और दोनों हाफ्स जो हैं वो एक दूसरे का मिरर इमेज होंगे। ठीक है, दोज क्रिस्टल्स विच हैव दिस प्लेन ऑफ द सिमेट्री हैव ऑल द एटम्स इन पेयर्स एक्सेप्ट दोज एटम्स विच आर ऑन द प्लेन ऑफ द सिमेट्री। वो एटम जो प्लेन ऑफ सिमेट्री पे प्रेजेंट होंगे वो तो सिंगल होंगे, लेकिन बाकी सारे एटम्स इस केस में प्लेन ऑफ सिमेट्री में जो है वो पेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जैसे इतना ही समझें। यहाँ पे फिर है रोटेशन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। द रोटेशन एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज एन इमेजिनरी लाइन अबाउट विच द क्रिस्टल मे बी रोटेटेड सो दैट इट शोज एक्जैक्टली द सेम अपीयरेंस मोर देन वंस। रोटेशन एक्सिस ऑफ सिमेट्री में जो है हमारे पास एक इमेजिनरी लाइन होती है, और उस पर हम जब रोटेट करते हैं किसी क्रिस्टल को तो हमारे पास सेम अपीयरेंस एक से ज़्यादा बार शो होती है। इट इज़ शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम 3.61। वंस इन द course of complete rotation the axis may be a threefold rotation. It means that in a complete rotation by 360 degree the same type of the face is repeated 3 times, that is after each 120 degree। मीन के हमारे पास जो है ना कुछ क्रिस्टल्स ऐसी होती हैं कि उनको अगर हम 120 डिग्री पे रोटेट करें ना तो उनकी बिल्कुल 100% वही अपीयरेंस आ जाती है जो कि पहले रोटेशन से पहले थी। फिर अगेन 120 डिग्री पे रोटेट करें तो अगेन वही अपीयरेंस आ जाएगी। अगेन 120 डिग्री पे, मीन के 120 डिग्री पे हमने 3 बार रोटेट किया तो इसको हम कहेंगे 3 फोल्ड रोटेशन। ठीक है, इसको जी हम क्या कहेंगे, 3 फोल्ड रोटेशन कहेंगे। मीन 3 बार उसकी अपीयरेंस सेम आई, और टोटल जो है वो हमारे पास 120 120 और 120 जो है वो 360 डिग्री टोटल कंप्लीट रोटेशन की इक्वल आ जाएगा। ठीक है, मीन 360 डिग्री पर
रोटेट करते हुए हमें 3 बार सिमिलर अपीयरेंस मिली तो इसको हम 3 फोल्ड रोटेशन कहेंगे। इसके अलावा देयर आर नो 5 फोल्ड, 7 फोल्ड एंड 8 फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। 5 फोल्ड, 7 फोल्ड और 8 फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं होते, ठीक है। देयर आर नो 5 फोल्ड, 8 फोल्ड एंड 7 फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द रीज़न इज़ दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू फिल ऑल द स्पेस विद फिगर ऑफ 5, 7 एंड 8 फोल्ड सिमेट्री। इसकी रीज़न ये है कि हम जो है ये इम्पॉसिबल होता है कि सारी स्पेस को जो है वो ऑक्यूपाई किया जा सके, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये एग्जांपल आ गई। 2 फोल्ड रोटेशन दिखाई हुई है आपको, फिर 3 फोल्ड रोटेशन, 4 फोल्ड एंड 6 फोल्ड रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है कि व्हेन द रोटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल और क्रिस्टल अबाउट n फोल्ड एक्सिस ऑफ प्रॉपर रोटेशन is followed by reflection through a plane perpendicular to the axis, then this axis is called n-fold rotation reflection axis. n-fold rotation reflection axis कहेंगे and the new configuration obtained is not congruent but is enantiomorphous। वो 100% वही तो नहीं होगी लेकिन enantiomorphous होगी एक्सिस ऑफ रोटेशन में। यहाँ पे जी हमारे पास रोटेशन के साथ साथ फिर रिफ्लेक्शन को भी हमने इन्वॉल्व कर दिया एक्सिस ऑफ रोटेशन में। एमसीक्यूज़ के लिहाज से इसमें बस इतना ही याद रखें जितना मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इन्वर्जन एक्सिस में देखें तो इन्वर्जन एक्सिस इन्वॉल्व्स एन एन फोल्ड रोटेशन फॉलोड बाय इन्वर्जन थ्रू अ सेंटर ऑफ सिमेट्री। एन फोल्ड रोटेशन होगी इसमें, ठीक है। यहाँ पे भी आपने जस्ट जो पॉइंट याद रखना है ना, इसमें यह है कि फॉर रोटेशन ऑफ 180 डिग्रीज फॉलोड बाय इन्वर्जन थ्रू अ सेंटर ऑफ सिमेट्री देन इट इज़ 2 फोल्ड, ठीक है। तो 180 डिग्री की अगर हमने रोटेशन की है तो इसका मतलब है कि 2 फोल्ड होगा। यहाँ पे 360 करना है ना, तो हमारे पास 180 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो हमारे पास 360 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे थे कि सिमिलर रोटेशन अकर ट्वाइस, अगर सिमिलर रोटेशन सिमिलर जो है वो रोटेशन 2 बार आ जाए, मीन अपीयरेंस 2 बार आ जाए तो 2 फोल्ड एक्सिस होगा और इसे हम डायड एक्सिस भी कहते हैं। 120 डिग्री 180 डिग्री के एंगल पे हमें रोटेशन करना पड़ती है। थ्राइस के लिए हमारे पास 3 फोल्ड एक्सिस होगा, ट्राइड एक्सिस भी कहते हैं इसे, 120 ईच होगा इसमें। और फिर 4 फोल्ड के लिए हमारे पास 4 फोल्ड एक्सिस कहेंगे। टेट्राएड एक्सिस होगा, 90 डिग्री पे रोटेशन करनी होगी, हर 90 डिग्री के बाद अपीयरेंस सिमिलर होगी। 6 फोल्ड के लिए आपके पास हेक्सा एड कहेंगे इसे, और 60 डिग्री पे हमें रोटेशन करनी होगी। टाइप ऑफ प्रॉपर रोटेशन इसे हम कहते हैं और एक्सिस को हम कहते हैं प्रॉपर रोटेशन एक्सिस। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट है लॉ ऑफ सिमेट्री इन अ क्रिस्टल। द क्रिस्टल ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस ऑलवेज पोजेसेस द सेम एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। किसी खास सब्सटेंस के जो क्रिस्टल्स होते हैं ना, उनमें एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री जो है वो सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल अ क्यूबिक क्रिस्टल ऑलवेज पोजेसेस 23 डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि एक जो क्यूबिक क्रिस्टल है उसमें टोटल 23 डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री पाए जाते हैं। 23 डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। द फॉलोइंग सेट ऑफ 6 डायग्राम, जहाँ पे 6 डायग्राम दिखाई गए हैं फॉर अ क्यूबिक क्रिस्टल शोज दैट देयर आर 23 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री ओवरऑल। जहाँ पे 23 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री हैं, इनको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। कैलकुलेशंस आर एज फॉलोज। रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें 3 हैं, ठीक है। डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री 6 हैं। रेक्टेंगुलर जो है वो आपके पास 3 हैं, डायगोनल जो है वो 6 हैं। अब डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री जैसे 6 है ना, इसको अब अगर आप जिस रूम में बैठे हैं उसकी डायगोनल पोजीशंस पे अगर आप एक सिमेट्री को, एक प्लेन को जो है इमेजिन करें तो टोटल आप देखेंगे कि 6 जो है वो ऐसी सिमेट्रीज बनेगी, ठीक है। उस नेक्स्ट है हमारे पास जी 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री 3 होती हैं। 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री सी डायग्राम आपको दिखाई हुई है। डी में हमारे पास है 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी आपके पास 4 होती हैं और 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री 6 होती हैं क्यूब्स के लिए। और नेक्स्ट 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री 6 और सेंटर ऑफ सिमेट्री लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ क्यूब इज़ 1। ये टोटल आपके पास हो जाएंगी 9 + 13 + 1 = 23। Total elements of symmetry of a cube is 23 and in the similar way maximum elements of the symmetry for 7 crystal systems are shown in the following टेबल। अब यहाँ पे जो टेबल दिया हुआ है ना, इसमें मैक्सिमम जो है सिमेट्री एलिमेंट्स आपको दिखाए हुए हैं। सिस्टम आपको क्यूब, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल, ट्राइगोनल, हेक्सागोनल बताए हुए हैं। एंगल्स और हमने लेंथ्स पहले देख ली थी, उनको छोड़ दें फिलहाल। मैक्सिमम सिमेट्री जो प्लेन्स बताए हुए हैं 9 और 13 और एक्सिस और प्लेन्स बताए हुए हैं, ठीक है, प्लेन्स एंड एक्सिस। तो क्यूब के केस में 9 और 13 है। यहाँ पे पीछे हमने जैसे देखा
9 एंड 13। रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री 3 थी और डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री 6 थी, तो टोटल 9 हो गए। और फिर एक्सेस ऑफ सिमेट्री जो थे वो टोटल आपके पास 4 फोल्ड, 3 फोल्ड और 2 फोल्ड थे। 3, 4 एंड 6 से प्लस किया तो 13 हो गए। तो ये आपके पास यहाँ पे है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और उसमें एग्जाम्पल हमारे पास सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, एलम्स हैं, डायमंड वगैरह। टेट्रागोनल में हमारे पास लेंथ्स और एंगल्स हमने पहले देखे थे। प्लेन्स याद कर लें, 5 हैं और एक्सेस 5 हैं। इसमें फिर एग्जाम्पल भी देख लें। ऑर्थोरोम्बिक एंड रोम्बिक में हमारे पास जो है वो प्लेन्स 3 और एक्सेस 3 हैं। और इसमें एग्जांपल फिर वो आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेनी है। मोनोक्लिनिक में प्लेन्स, और यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर है, इनके ऊपर जो है वो वाटर मार्क आ गया, तो मैं इसको बता देती हूँ आपको। इसमें जी हमारे पास नेक्स्ट था मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में हमारे पास प्लेन 1 है और एक्सेस जो है वो भी 1 है, ठीक है, 1 1 है। ट्राई क्लिनिक में हमारे पास प्लेन्स और एक्सेस नील हैं। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रोम्बोहेड्रल, उसमें प्लेन और एक्सेस 7 7 है। हेक्सागोनल में प्लेन और एक्सेस 7 7 है, ठीक है। एग्जांपल अच्छे से देख लें। फिर हमारे पास क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस एंड एक्सेस रेशो आ जाता है, नेक्स्ट पॉइंट। इसमें जी आपने ये देखना है कि 3 सुटेबल एक्सेस आर चूजन विच मीट एट अ पॉइंट ओ। इसमें हम 3 सुटेबल एक्सेस को चूज़ कर लेते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस में। और इसमें जो सेंटर जिस पॉइंट पे वो मिल रहे होते हैं उस पॉइंट को हम ओ कहते हैं, ऑरिजन कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस कहेंगे। ये जो हमने एक्सेस चूज़ किया है इसको हम क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस कहेंगे किसी भी क्रिस्टल के अंदर, ठीक है। 3 एक्सिस हम ले लेंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस। जिस पॉइंट पे मिलेंगे उसको ओ पॉइंट कहेंगे और इसको हम क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देखें तो यहाँ से यूनिट प्लेन ए बी सी, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने एक एक्सिस चूज़ किया, ठीक है। और एक्सिस चूज़ करने के बाद हम क्या करेंगे, एक्सिस चूज़ करने के बाद हम ये देखते हैं कि हम कुछ इमेजिनरी जो है वो प्लेन्स ड्रा करते हैं यहाँ पे, इस तरह करके, जो कि तीनों एक्सिस के साथ जो है किसी पॉइंट पे मीट कर रही हूँ वो प्लेन्स। एक प्लेन जो है वो हमने इस तरह इमेजरी प्लेन, ये ग्रीन कलर की मैंने ड्रा कर दी, जो कि उस क्रिस्टल के अंदर से अगर हम पास करवाएं तो वो एक्स, वाई और जी एक्सिस पे जो है एक स्पेसिफिक पॉइंट पे टच कर रही है वो प्लेन, ठीक है। अब इसमें जो हमारे पास ये जो ग्रीन कलर की लाइन है, इसको अगर हम कह दें कि ये हमारे पास 3 इंटरसेप्ट्स हैं और इनको हम ए, बी एंड सी कह दें, तो इनकी रेशो जो होती है किसी स्पेसिफिक क्रिस्टल में इंटरसेप्ट्स की रेशो जो होती है वो स्पेसिफिक होती है। इनको हम एक्सियल रेशो कहते हैं। एक्सियल रेशो इज़ द रेशो ऑफ द इंटरसेप्ट्स मेड बाय द यूनिट प्लेन ऑन द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। जो भी हमने क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस चूज़ किए थे उस पे जो इंटरसेप्ट्स की रेशो होती है उसको हम एक्सियल रेशो कहते हैं और उसको ए रेशो, बी रेशो, सी से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद है लॉ ऑफ रैशनल इंडाइसिस, इंपॉर्टेंट है बहुत। द इंटरसेप्ट्स विच आर मेड बाय एनी फेस ऑफ द क्रिस्टल और एनी प्लेन ऑफ द क्रिस्टल ऑन द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस आर। जो इंटरसेप्ट्स हमने बनाए थे वो इंटरसेप्ट सेम एज दोज ऑफ यूनिट प्लेन, वो यूनिट प्लेन के इक्वल हो सकते हैं। यूनिट इंटरसेप्ट्स हम उन्हें कह सकते हैं सिंपल होल नंबर मल्टीपल ऑफ यूनिट प्लेन, या फिर यूनिट प्लेन का सिंपल होल नंबर मल्टीपल हो सकते हैं। वो 1 और 2 इंटरसेप्ट्स में भी इन्फिनिटी, 1 या 2 इंटरसेप्ट्स जो हैं वो इन्फिनिटी पे हो सकते हैं, मीन के वो पैरेलल हो सकते हैं, वो कभी भी एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, ठीक है, पैरेलल टू ईच अदर। तो ये बातें याद रखने की थी यहाँ से, इसके अलावा इसमें से कोई डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है। कंक्लूजन वाज मेड बाय हॉय एंड नोन एज लॉ ऑफ रैशनल इंडाइसिस। ये जो कंक्लूजन बताई गई है यहाँ पे, ये हॉय थे, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताई थी हमें, और इसको हम लॉ ऑफ रैशनल इंडाइसिस कहते हैं। रैशनल इंटरसेप्ट्स कहते हैं द कोफिशिएंट ऑफ ए बी सी विच आर एम एन पी आर कॉल्ड वीज इंडाइसिस। इनको जो इनके कोफिशिएंट्स हैं उनको हम वीज इंडाइसिस कहते हैं। इनमें मैथमेटिकल रिलेशंस को रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ये याद रख लें कि फॉर आइडेंटिफिकेशन और ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन इन टर्म ऑफ इंटरसेप्ट्स मेड बाय दैट प्लेन, ठीक है। ये इसको हम वीज इंडाइसिस को यूज़ करते हैं आइडेंटिफिकेशन या ओरिएंटेशन मालूम करने के लिए किसी भी प्लेन की, ठीक है। और ये हमें जो है हॉय ने बताया था, और इनको हम रेशनल इंटरसेप्ट्स कहते हैं। और रेशनल इंटरसेप्ट्स के कोएफिशिएंट ए बी सी के जो कोएफिशिएंट्स हैं एम एन पी, उनको हम वीज इंडाइसिस कहते हैं। वीज इंडाइसिस को जो है वो पहले यूज़ किया जाता था, अब यूज़ नहीं किया जाता। फिर है जी मिलर इंडाइसिस। मिलर इंडाइसिस को हम यूज़ करते हैं। These indices were used by scientists to index the crystal faces. These indices पहले साइंटिस्ट यूज़ करते थे, बट these indices are no longer used in crystallography. अब यूज़ नहीं किया जा सकता, इन्हें नहीं किया जाता। They have been replaced by Miller indices, और Miller indices को हम शो करते हैं स्मॉल h, स्मॉल k एंड स्मॉल l से। These are reciprocal of these indices. याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो मिलर इंडाइसिस हैं वो वीज इंडाइसिस का रेसिप्रोकल हैं। मिलर इंडाइसिस को हम किससे शो
कर रहे थे, मिलर इंडाइसिस को हम शो कर रहे थे जी एम, एन और पी से, ठीक है। और वीज इंडाइसिस को हम शो करते हैं एच, के और एल से, ठीक है। जो वीज इंडाइसिस थी ना उसको हम एम, एन और पी से शो कर रहे थे, यहाँ पे लिखा हुआ है टेबल के अंदर। और जो मिलर इंडाइसिस है उनका रेसिप्रोकल है 1/m, मीन के एम को हमने रेसिप्रोकल लिया तो वो एच के इक्वल हो गया, और एन का रेसिप्रोकल के इक्वल, और पी का रेसिप्रोकल एल के इक्वल हो गया। तो ये जो है हमारे पास ये हैं जी मिलर इंडाइसिस, ठीक है। these are reciprocal of Wiesen indices and they are in the ratio of whole number, ठीक है। रेशो ऑफ होल नंबर एंड दे कैन बी रिड्यूस्ड टू होल नंबर बाय मल्टीप्लिकेशन विद द लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर, मीन कि हम जैसे वो जोज़ाफेक्का ले लेते हैं और फिर उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उन्हें हम होल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो कि हम बचपन से करते आते हैं कि किसी भी फ्रैक्शन को जो है हमने होल नंबर में चेंज करना होता है तो जो हमारे पास बटे के नीचे वाली रकम होती है उसका हम जोज़ाफेक्का लेते हैं, ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं और फिर जो है उसे तीनों जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनसे मल्टीप्लाई करके होल नंबर में चेंज कर देते हैं। इन ऑर्डर टू हैव अ रिलेशनशिप बिटवीन वीज एंड मिलर इंडाइसिस फॉलोइंग टेबल विल हेल्प। यहाँ पे टेबल को अगर हम देखें तो इस टेबल से हमें पता चलता है कि जो मिलर इंडाइसिस हैं वो वीज इंडाइसिस का रेसिप्रोकल है। मिलर इंडाइसिस को फिर आगे फर्दर यहाँ पे लिख भी दिया गया है। और अगर वीज इंडाइसिस आपके पास 111 होंगी तो इनका रेसिप्रोकल भी 111 होगा और मिलर इंडाइसिस भी 111 होंगी, ठीक है। अगर आपके पास वीज इंडाइसिस 1/2, 1/3, 1/4 हैं तो इनका रेसिप्रोकल 2, 3 एंड 4 हो जाएगा। या आप 2, 3 और 4 का एलसीएम ले लें तो आपके पास 12 हो जाएगा। आप 12 से मल्टीप्लाई करें यहाँ पे तो आपके पास क्या आ जाएगा 6 और 12 हो जाएगा। और 3 से आप करेंगे तो इधर 6 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर आपके पास आ जाएगा 3, तो 4, 6, 3 आ जाएगा। और इसमें क्या किया हमने, बल्कि जहाँ पे आप एलसीएम ना लें, कॉम्प्लिकेटेड ना करें, जस्ट इसको आप उल्टा दें, इस रकम को 1/2 को आप उल्टा दें तो ये आपके पास जस्ट 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, तो 2, 3, 4 आ जाएगा, सिंपल है, ठीक है। 2, 4 इन्फिनिटी है तो 1/2, 1/4 एंड 1/infinity हो जाएगा। 1/2 का आपके पास जो है वो आप फिर मल्टीप्लाई कर दें इन्हें होल नंबर में चेंज करने के लिए आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करें 4 से, मीन कि यहाँ पे हम एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो ये आपके पास 2 2 ज़ार 4, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। 1/4 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 1 आ जाएगा और 1/infinity मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 3, 1 इन्फिनिटी है तो 3 का रेसिप्रोकल 1/3 और उसके बाद 1 का रेसिप्रोकल 1/1 और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 1/infinity होगा। फिर आपने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है तीनों को, तो 3 और 3 कैंसिल आउट होके यहाँ इस जगह पे आपके पास 1 आ जाएगा। 1/1 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और 1/infinity मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अगर आपके पास 2, 3 और 1 हो तो फिर 1/2, 1/3 एंड 1 आ जाएगा। और फिर आपने क्या करना है, फिर आपने जो है इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देना है एलसीएम से। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये जो है वो मिलर इंडाइसिस आ जाएंगी। 2, 4 और 1 हो तो आप यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो आपके पास ये मिलर इंडाइसिस आ जाएंगी ना। जस्ट अ मिनट, 8 से नहीं बल्कि सिंपली हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे एलसीएम जो है 2 और 4 का 4 ही आएगा, तो ये आपके पास 2, 1 एंड 4 आ जाएगा। तो इसमें से जस्ट टेबल याद रखें, और टेबल भी क्या याद रखना, जस्ट आपको सिंपल पता होना चाहिए कि हमने वीज इंडाइसिस को मिलर इंडाइसिस में चेंज करने के लिए रेसिप्रोकल लेना होता है। और रेसिप्रोकल लेने के बाद अगर हमारे पास जो है वो वैल्यू वो होल नंबर में नहीं आ रही तो फिर हम एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट आर एक्स-रेज। एक्स-रेज आर हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एंड दे आर प्रोड्यूस्ड व्हेन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड टू हिट द सर्फेस ऑफ अ मेटल। ये बात एमसीक्यूज में भी आई हुई थी कि एक्स-रेज कैसे प्रोड्यूस की जाती हैं। एक्स-रेज को हम प्रोड्यूस करते हैं जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को एक टारगेट मेटल के ऊपर थ्रो करवाते हैं। एमसीक्यूज़ के लिहाज से यहाँ से कुछ भी करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पेज पे आ जाए। डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स-रेज। डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स-रेज में हम देखें द कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स-रेज विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉपर मे बी यूज्ड फॉर द रे क्रिस्टलोग्राफी। कॉपर से एक्स-रेज जो है, कॉपर मीन के जो मेटल टारगेट मेटल हम यूज़ करेंगे वो कॉपर यूज़ करते हैं एक्स-रेज डिफ्रैक्शन में, और वहाँ से जो है एक्स-रेज ऑब्टेन करते हैं। उन एक्स-रेज की जो वेवलेंथ होती है वो 1.5418 एंगस्ट्रॉम जो है वो होती है, ठीक है, 1.5418 एंगस्ट्रॉम। और यहाँ से फिर कोई मुझे ऐसा पॉइंट नहीं लगा था जो इतना इंपॉर्टेंट हो। ब्रैग्स इक्वेशन देखें तो ब्रैग्स हैज़ गिवन अ सिंपल अकाउंट ऑफ डिफ्रैक्शन फ्रॉम अ 3 डायमेंशनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर। 3 डायमेंशनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर से जो है ब्रैग इक्वेशन ने एक सिंपल डिफ्रैक्शन पैटर्न कह दें वो हमें दिया था, एक इक्वेशन दी थी। तो इसमें भी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मेन जो उन्होंने कैलकुलेशन की थी वो फाइनल इक्वेशन याद रख लें। एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा है, और यहाँ पे इनको याद रखें कि एन जो है ये है पाथ
पाथ डिफरेंस है, इंटीग्रल मल्टीपल भी हो सकता है, ठीक है। और लैम्डा जो है वो वेवलेंथ है एक्सरेज की, थीटा जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, यहाँ पे डी इंटरप्लेनर डिस्टेंस है। और NaCl के लिए आगे डिटेल बताई हुई है, लेकिन वो यहाँ से ना करें, नेक्स्ट पेज से कर लेंगे हम। जस्ट यहाँ पे याद रखें कि ब्रैग्स इक्वेशन क्या है, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। फाइनल इक्वेशन जो है ना वो मोस्टली MCQs में पूछ ली जाती हैं, और वहाँ पे फिर बहुत सी MCQs मतलब ऑप्शंस में हमें बहुत सी इक्वेशन दी हुई होती हैं, तो अगर हमने उस इक्वेशन को फाइनल इक्वेशन को अच्छे से याद किया हुआ होगा तो तभी हम चूज़ कर सकेंगे, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ NaCl फॉर द फेस ऑफ NaCl क्रिस्टल हैविंग मिलर इंडाइसिस 100, द वैल्यू ऑफ थीटा इज 5.9 डिग्री for n is equal to 1, sin theta is equal to 5, sin is equal to 5.9 degree and is equal to 0.103. So when we substitute this value in Bragg's equation, then it will be equal to 4.85 lambda, ठीक है। तो ये जो है ना हमारे पास कैलकुलेशन बेसिकली बताई हुई है, मीन के यूज़ बताया हुआ है ब्रैग्स इक्वेशन का। इफ़ वी नो द वेवलेंथ एक्सरे यूज्ड देन डी कैन बी डिटरमिन्ड anyhow. If d of NaCl is known to us, then wavelength of known x-rays can be calculated. हम यहाँ पे d को या फिर वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि हमारे पास क्वेश्चन किस टाइप का दिया हुआ है। पाउडर मेथड है नेक्स्ट हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे एक और बात याद रखें कि जो ब्रैग थे, ब्रैग्स ने जो है वो एक स्पेक्ट्रोमीटर भी इन्वेंट किया था। ब्रैग इन्वेंटेड एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, याद रखिएगा एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर जो है वो ब्रैग ने इन्वेंट किया था। ब्रैग्स की जो कैलकुलेशन है सारी, जो मैथमेटिकल और जो डायग्राम वगैरह है, अगर उसको अच्छे से हम समझें तो हमारे पास वहाँ पे एक लेंसिंग एंगल होता है 2 थीटा इज इक्वल टू S/R। ये हमें पाउडर मेथड से, पाउडर मेथड बेसिकली इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो हम क्रिस्टल्स जिनको स्टडी कर रहे होते हैं ना उनको पाउडर फॉर्म में लिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग जस्ट ये इक्वेशन याद रखें, लेंसिंग एंगल 2 थीटा इज इक्वल टू S/R एंड थीटा इज इक्वल टू S/2R, ठीक है। पाउडर मेथड की ये दो इक्वेशन याद रख लें। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी लुईस मेथड, और लॉइस मेथड में हमारे पास आ जाता है द क्रिस्टल इज प्लेस्ड इन पाथ ऑफ द एक्सरे बीम। एक्सरे बीम के रास्ते में हम क्रिस्टल को रखते हैं। ईच एटम इन द प्लेन स्कैटर्स द एक्सरे एंड इट्स इंप्रेशन इज ऑब्टेन्ड ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट। इसमें जो प्रोसीजर बताया हुआ है कि हर जो एटम होता है प्लेन के अंदर वो एक्सरोज को स्कैटर करेगा और वो हमें फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर जो है एक उसका इमेज ऑब्टेन होगा। द वैल्यूज ऑफ थीटा इज फिक्सड एंड द वेवलेंथ ऑफ द एक्सरे इज चेंज। थीटा की वैल्यू फिक्स रखते हैं और एक्सरे की वेवलेंथ को हम चेंज करते हैं। द फोटोग्राफिक प्लेट इज डेवलप एंड द स्पोर्ट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस आर इंटेंसिटीज एंड इंटेंसिटीज आर ऑब्टेन्ड। उनके स्पोर्ट्स और उनकी फिर इंटेंसिटीज़ वगैरह हम देखते हैं और वहाँ से हमें अरेंजमेंट का पता चलता है। क्रिस्टल के अंदर जो हमें फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर जो हमें पॉइंट्स नज़र आते हैं, जो भी उसको डेवलप करने के बाद पैटर्न हमें मिलता है, उस पैटर्न से हम जो क्रिस्टल हम स्टडी कर रहे होते हैं उसके स्ट्रक्चर का पता चलता है। तो बेसिकली यहाँ पे हम स्पोर्ट्स विच आर प्रोड्यूस्ड ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट रिप्रेजेंट द स्कैटरिंग पाथ of the original beam through various characteristics angles and the rearrangement of this part depend upon the nature of the crystal। मीन कि हमें क्रिस्टल के स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है लोइस मेथड से, और दूसरा जो है वो पाउडर मेथड से। बेसिकली यहाँ पे हमें थीटा एंगल और वेवलेंथ वगैरह का पता चलता है और हम फिर जो है अपने लिटरेचर के अंदर जो भी हमें वैल्यूज़, बुक्स के अंदर, लाइब्रेरी के अंदर जो भी वैल्यूज़ हमें गिवन होती हैं उन वैल्यूज़ से हम अपनी एक्सपेरिमेंट वैल्यूज़ को फिर जब मैच करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम किस क्रिस्टल को स्टडी कर रहे थे। जिस भी क्रिस्टल को हम लेट्स सपोज रिसर्च करें किसी क्रिस्टल के बारे में, तो हम ये फिर देख सकते हैं कि हमारी वो रिसर्च ठीक है या ठीक नहीं है। हीट कैपेसिटीज ऑफ सॉलिड्स की बात करें तो 1819 में डिलोंग एंड पैटेट who discovered that the heat capacities of the solid element, particularly the metals measured at room temperature, have a constant value of 26 joule per Kelvin per mole। ये वैल्यू याद रखिएगा, ये डिलोंग एंड पैटेट ने हमें 1819 में बताया था कि स्पेशली मेटल्स के लिए जो हीट कैपेसिटी है मीन सॉलिड के लिए 26 जॉल पर केल्विन पर मोल फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है। इट मीन दैट 1 मोल ऑफ मेटल एब्जॉर्ब 26 जॉल्स ऑफ एनर्जी व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 1 केल्विन इन द रेंज ऑफ रूम टेम्परेचर। मीन कि हम जब टेम्परेचर को 1 केल्विन इंक्रीज करेंगे तो मेटल जो है उसने 26 जॉल ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है। और मेटल्स के लिए हम जो है वो CV ही मेजर करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे, क्योंकि मेटल्स का वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स होता है, हम CP मेजर नहीं करते, ठीक है।
In 1907, G.N. Lewis showed that CV values of the solid elements are very close to 24.9. जो डिलोंग और पैटर्न ने हमें बताया था, उन्होंने 26 बताई थी वैल्यू, और फिर बाद में G.N. लिविस ने हमें बताया था कि CV की वैल्यू जो 24.9 जाउल पर केल्विन पर मोल होती है तकरीबन 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब यहाँ पे CV वैल्यूज़ ऑफ मेटल्स एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे मेटल्स की CV वैल्यूज़ आप देखें तो तकरीबन 26 तक वैल्यू आ रही है। 24.7 आ रही है 3 मेटल्स की, उसके बाद जी 26 आ रही है एक मेटल की, और लास्ट वन की जो है वो 26.7। तो राउंड ऑफ अबाउट जो है वो 25 to 26 वैल्यू होती है। ये आप लोग याद रखें, MCQs में अगर आ जाए तो माइंड में रखिएगा कि 25 और 26 की रेंज में है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने। अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ CV इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। CV को अगर हम डिफाइन करें तो हम क्या कहते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे टेम्परेचर के रिस्पेक्ट से एनर्जी का, इंटरनल एनर्जी का चेंज होना, इसको हम हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम कहते हैं। और याद रखिए CV जो है वो 3R की इक्वल होती है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। सॉलिड्स के लिए CV इज इक्वल टू 3R है, लेकिन ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अगर हम R की वैल्यू पुट कर दें तो फिर वैल्यू हमारे पास वही 25 जॉल पर केल्विन पर मोल आ जाती है। हीट कैपेसिटीज एंड टेम्परेचर, अब मैंने कहा कि टेम्परेचर का इफेक्ट होता है इस पर, तो 3R जो वैल्यू है वो चेंज हो सकती है। हाई और लो टेम्परेचर पे 3R से वैल्यू जो है वो डेविएट कर सकती है। किस तरह डेविएट कर सकती है, यहाँ पे आप एक ग्राफ देखें तो वैसे 3R वाली वैल्यू जो है वो किसकी इक्वल आ रही है, 25 की इक्वल आ रही है ना। तो अब अगर हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो फिर हमारे पास क्या वैल्यू आ सकती है, यहाँ पे CV की वैल्यू बताई हुई है और यहाँ पे आपको टेम्परेचर बताया हुआ है, ये है जी 25। और 25 तक जब हम 0 केल्विन से टेम्परेचर से हम मूव कर रहे हैं तो हमारे पास जो ग्राफ की लाइंस हैं वो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ जो हीट कैपेसिटी की वैल्यू है वो भी बढ़ती जा रही है, और फिर वो वैल्यू जाके तकरीबन 25 के क्लोज जाके वो वैल्यू कांस्टेंट होती जा रही है। मीन के मजीद जो है वो वैल्यू इंक्रीज़ नहीं हो रही, टेम्परेचर चाहे हम कितना ही इंक्रीज़ कर लें। तो इससे हमें ये समझ आती है कि जो हीट कैपेसिटी फॉर सॉलिड्स है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, उसकी तकरीबन राउंड अबाउट 25 जाउल पर केल्विन के इक्वल होती है, ठीक है। द ग्राफ शोज दैट हीट कैपेसिटीज आर 0 एट 0 केल्विन एंड द हीट कैपेसिटी इंक्रीजेज फ्रॉम फॉर कॉपर, सिल्वर एंड लेड वेरी रैपिडली विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, एंड व्हेन द टेम्परेचर इज क्लोज टू रूम टेम्परेचर देन वैल्यू ऑफ हीट कैपेसिटीज बिकम 25 जाउल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। कार्बन एंड सिलिकॉन शो द एक्सेप्शनल बिहेवियर, याद रखिएगा कार्बन और सिलिकॉन का एक्सेप्शनल बिहेवियर होता है। दे इंक्रीज देयर हीट कैपेसिटीज वेरी स्लोली। One of allotropic form of the carbon, that is diamond, attains this value 25 joule per Kelvin per mole about 1300 डिग्री सेल्सियस। अब हमने क्या कहा कि बाकी सारे जो हैं हमारे पास सॉलिड्स हैं उनकी 25 डिग्री सेल्सियस पे हीट कैपेसिटी की वैल्यू जो है वो हो जाती है, मीन के रूम टेम्परेचर पे 25 जाउल पर केल्विन पर मोल हो जाती है तकरीबन 25 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन डायमंड के लिए ये जो 25 जाउल पर केल्विन पर मोल वैल्यू है ये तकरीबन 1300 डिग्री सेल्सियस पे जाके ये वैल्यू बनती है। और इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यहाँ पे बताई हुई है कि द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द डायमंड इज़ वेरी हाई। डायमंड की जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है ड्यू टू इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग bonds and very high temperature is required to attain the value of 25 joule per Kelvin per mole। तो ये रीज़न यहाँ से याद कर लीजिएगा। आइंस्टाइंस एक्सप्लेनेशन ऑफ हीट कैपेसिटीज़, इसमें स्टूडेंट्स आप लोग ये एक्सप्रेशन याद कर लें, आइंस्टाइंस एक्सप्लेनेशन ऑफ हीट कैपेसिटीज़, मीन के आइंस्टाइन की जो हीट कैपेसिटीज़ की फाइनल इक्वेशन है ना, ये आपके माइंड में होनी चाहिए कि कभी MCQs में पूछ लें तो वहाँ पे इसी तरह कॉम्प्लिकेटेड सी 3-4 इक्वेशन जो है वो MCQs के ऑप्शंस में दे देंगे और वहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। वहाँ पे अगर ये वाली CV इज इक्वल टू 3R HV ओवर KT होल स्क्वायर E पावर HV ओवर KT बाई E पावर HV ओवर KT माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। ये वाली इक्वेशन जो है इसी को आपने चूज़ करना है, आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ हीट कैपेसिटीज। मजीद इसमें से कोई चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। मॉडिफिकेशन ऑफ आइंस्टाइन थ्योरी, 1912 में डिबाई ने मॉडिफाई किया था आइंस्टाइन थ्योरी को। ही सेज दैट ऑल द पार्टिकल्स ऑफ अ क्रिस्टल डू नॉट वाइब्रेट विद सेम फ्रीक्वेंसी। डिबाई ने ये कहा था कि पार्टिकल के सारे जो क्रिस्टल के पार्टिकल हैं वो सेम फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट नहीं करते, दे वाइब्रेट विद एनी फ्रीक्वेंसी बिटवीन लिमिट्स ऑफ 0 एंड मैक्सिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी कॉल्ड लैम्डा m। सो वी यूज़ द टर्म, अच्छा इसमें रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। डिबाई प्लॉट फॉर एलुमिनियम मेटल, एलुमिनियम मेटल के डिबाई का ये प्लॉट है और डिबाई का प्लॉट हमें क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि यहाँ पे उसी तरह हमने CV ली, यहाँ पे टेम्परेचर दिया, यहाँ पे जो डॉटेड लाइन है ना वो हमें आइंस्टाइन वाला प्लॉट शो कर रही है और जो डिबाई वाली लाइन है वो हमें सॉलिड लाइन से शो कर रही है, ठीक है। तो इसमें कोई इतनी ख़ास बात है नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने लिख दिए थे। डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल्स, वैकेंसी डिफेक्ट हो सकता है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स हो सकते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट हो सकता है। वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है, इसको हम शॉर्ट की डिफेक्ट भी कहते हैं। इफ़ एटम और आइन लीव इट्स स्पेस, अगर कोई एटम या आइन अपनी जगह छोड़ दे, जैसे एक क्रिस्टल है और उसके अंदर से ये सेंटर वाला एटम जो है यहाँ से निकल गया तो इसे हम वैकेंसी डिफेक्ट कहेंगे। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है, इफ़ एटम और आइन चेंज इट्स प्लेस,
तो उसको हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहेंगे। इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है? इफ़ फॉरेन इम्प्योरिटीज़ कम्स देन कॉल्ड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अगर कोई फॉरेन इम्प्योरिटी कोई और एटम आ जाए, जैसे यहाँ पे डायग्राम में एक रेड कलर का एटम आपको नज़र आ रहा है नीचे वाले डायग्राम में, यहाँ पे, तो इसको हम कहेंगे फॉरेन डिफेक्ट। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। आई होप आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। मेहनत करते रहें, अल्लाह पाक आप सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाएँ और कामयाबी अता फरमाएँ। अपने फ़राइज़ ज़रूर निभाया करें, क्योंकि ज़िंदगी का कोई पता नहीं होता। हमें तो एक सांस का भी नहीं पता कि इस लम्हे जो हम सांस ले रहे हैं वो दोबारा वापस भी आना है या नहीं आना। तो अपने अल्लाह के जितने ज़्यादा शुक्रगुज़ार हो सकें, अपने रब के शुक्रगुज़ार रहें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत लाजमी किया करें, ख़ुद को इम्प्रूव करने की कोशिश किया करें, हर मुमकिन हद तक कोशिश किया करें कि हर आने वाले दिन में आप पिछले दिनों से ज़्यादा अच्छे हो जाएं, ज़्यादा बेहतर हो जाएं। क्योंकि एक लाइफ में एक पीक टाइम होता है जिसमें जो है सब लोग एक ही उसमें रेस में भागे जा रहे होते हैं और उन्हें कोई पता नहीं होता कि उन्होंने क्या करना है, कहाँ जाना है। लेकिन वो टाइम गुजर जाने के बाद जब हमारी उम्र थोड़ी ढलने लगती है, जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग होते हैं उनको जब हम देखते हैं तो उनको एक फ़िक्र सी लाहक हो जाती है कि जैसे हमने इतनी ज़िंदगी गुजार दी और वो हमने बेकार गुजार दी। हालांकि ज़िंदगी में उन्होंने बहुत कुछ किया होता है, लेकिन फिर भी वो जो मेन मकसद है हमारी ज़िंदगी का, जिसके लिए हमें पैदा किया गया है, अल्लाह ताला ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया, अपनी पहचान के लिए पैदा किया है। मीन के पहचान का मतलब ये है कि हम लोग ख़ुद को पहचानें, ख़ुद अपनी ज़ात को पहचानें, क्योंकि अल्लाह की ज़ात जो है वो हमारी शारक से ज़्यादा करीब है। अगर हम ख़ुद को पहचान लेंगे कि तो मीन के हम अपने रब को पहचान लेंगे। तो इस सर्च में भी ज़रूर लगे रहें, केमिस्ट्री की सर्च में भी रहें, लेकिन जो है हमारा मेन मकसद जो हमारी ज़िंदगी का है एज़ अ मुस्लिम, उस सर्च में भी लगे रहें। अल्लाह पाक आप सबको कामयाबियाँ अता फ़रमाएँ दोनों जहानों में। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफ़िज़।